अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों से एक शिकारी आता है जिसमें ना कोई डर है ना कोई दया। वो चाहे तो मौत का भी शिकार कर ले। हेलो फॉक्स, तो क्या हाल चाल आपके। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2025 में आई एनिमेटेड प्रीडेटर मूवी को। इस मूवी में 3 अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन आखिर में ये तीनों कहानियां एक दूसरे से जुड़ जाएंगी और इसी के साथ कहानी में आपको बाकी मूवीज के कैरेक्टर भी देखने को मिलेंगे। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें प्रीडेटर के कोडेक्स मिशन को दिखाया जाता है और ये मिशन सभी प्रीडेटर्स के लिए था। मिशन में ये लिखा हुआ था कि तारों के बीच में जाओ और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शिकारी की तलाश करो। शिकार की गर्दन तुम्हारी ट्रॉफी होगी और फिर तुम बनोगे किलर्स ऑफ किलर, यानी कि शिकारियों के शिकारी। शिकार करना प्रीडेटर की जिंदगी का मकसद है और प्रीडेटर पूरे ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक मॉन्स्टर है। पर ये साले फालतू कामों में लगे रहते हैं, किसी को भी मार के गर्दन उखाड़ देते हैं। खैर, तो आपको समझ आ गया होगा कि प्रीडेटर के पास इतनी सारी मुंडियां क्यों होती हैं, क्योंकि वो सब इनकी ट्रॉफीज हैं। अब कहानी की शुरुआत में हमें प्रीडेटर की स्पेसशिप को दिखाया जाता है जो कि धरती पर नए शिकार की तलाश में जा रही थी। समय था 841 एडी। हमें वाइकिंग ग्रुप को दिखाया जाता है जिसकी क्वीन है अर्सा। अर्सा का बेटा एंडर्स बहुत ही खुश था कि हमारे पास बहुत ही ज्यादा गोल्ड इकट्ठा हो गया। क्रीविज ट्राइब पे अटैक करने के बाद हमारे पास और भी ज्यादा गोल्ड इकट्ठा हो जाएगा। पर तभी अर्सा उसे कहती है कि हम गोल्ड के लिए फाइट नहीं कर रहे, हमारी लड़ाई दुश्मन से है। हम किसी को भी जिंदा छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि आगे जाकर ये लोग हमारे लिए खतरा साबित हो सकते हैं। अर्सा का क्लेन जैसे ही क्रीविज की सतह पर पहुंचा, आग के तीरों ने आसमान को ढक लिया। पर जैसे तैसे वाइकिंग ने क्रीविज ट्राइब को खत्म कर दिया। बस बचा था एक आदमी। अर्सा उसे कहती है कि मैं आइनर की बेटी हूँ, मुझे जल्दी से जोरान का पता बता दे कि वो मुझे कहाँ मिलेगा। पर यह आदमी जोरान का वफादार था, इसने बताने से मना कर दिया। पर जब अर्सा ने टॉर्चर करना शुरू किया तो तब जाके जोरान का पता बताया कि वो तुम्हें लेक लडोगा में मिलेगा। जोरान का पता चलते ही अर्सा एंडर्स को आदेश देती है कि इसे दर्द से मुक्त कर दो। पर यह आदमी एंडर्स को डराने लगा कि अगर तूने मुझे मारा तो मैं पूरी जिंदगी तुझे हॉन्ट करूंगा। मौत भाई साहब के सामने खड़ी है और जान की भीख मांगने के बजाय ऐसी बातें कर रहा है। तभी अर्सा ने इसे बीच में से फाड़ दिया क्योंकि आगे का सफर लंबा था और भाई साहब फालतू का टाइम पास कर रहे थे। पर एंडर्स को बहुत ही बुरा लग गया कि माँ ने मामूली सा काम दिया था, मैं उसे भी ढंग से नहीं कर पाया। पर दूसरे वाइकिंग ने उसे समझा दिया कि ये सब तेरे लिए नया था, टेंशन मत ले। पर जोरान का पीछा अर्सा क्यों कर रही है, तो ये बात उसने एंडर्स को क्लियर कर दी। दरअसल कई साल पहले जब अर्सा छोटी थी तो जोरान ने वाइकिंग क्लेन पे अटैक कर दिया था। सब कुछ लूटने के बाद जोरान आइनर को मारने लगा तो बीच में अर्सा आ गई। आइनर ने जोरान से भीख मांगी कि मेरी बेटी को छोड़ दो, पर इसके बदले जोरान ने शर्त रखी कि अगर तेरी बेटी अपने हाथों से तेरी जान ले ले तो मैं अर्सा को छोड़ दूंगा। मजबूरी में आइनर को अर्सा के हाथों मरना पड़ा। बस तब से अर्सा के दिल में नफरत, गुस्सा और बदले की आग पल रही है। माँ की दर्द भरी कहानी सुन के एंडर्स के अंदर का मर्द जाग गया। दूर से प्रीडेटर वाइकिंग क्लेन पे नजर टिकाए बैठा था, यानी कि इनमें से कोई प्रीडेटर का शिकार बनेगा। पर वो शिकार कौन होगा? जो सबसे स्ट्रॉन्ग होगा वही प्रीडेटर का शिकार बनेगा। खैर, कुछ ही दिनों में वाइकिंग लेक लडोगा पहुंचे और जैसे कई साल पहले जोरान ने खुलेआम वाइकिंग पे अटैक किया था, वैसे ही अर्सा ने अटैक कर दिया क्योंकि बाप का बदला छुप के नहीं लेना चाहती। वो जोरान को दिखाना चाहती है कि वाइकिंग कायर नहीं होते। अर्सा जोरान के वॉरियर को मच्छर की तरह मसल रही थी और इस मूवी के फाइटिंग सीन बहुत ही ब्रूटल हैं, जैसा कि हर एक प्रीडेटर मूवी में होता है। सबको मार के अर्सा जब जोरान के सामने पहुंची तो तब जाके उसने जोरान को रिवील किया, मैं आइनर की बेटी अर्सा हूँ, मरने से पहले तुझे सच्चाई जानने का हक है कि मैं तुझे क्यों मारूंगी। और तभी हम नोटिस करते हैं कि प्रीडेटर सारी स्कैनिंग कर चुका है। उसने शिकार के तौर पे वाइकिंग को चुना क्योंकि इतने सारे लोगों को वाइकिंग ने यूं ही मार दिया, इसलिए प्रीडेटर की नजर में वाइकिंग सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हुए। पर जोरान के चेहरे पे डर की जगह घमंड था। उसे मरने का डर नहीं था क्योंकि जोरान अपनी जिंदगी जी चुका है। वो उल्टा अर्सा को सुनाने लगा कि तेरे बाप को तूने मारा अपनी जान बचाने के लिए। जोरान ने जान की भीख तो क्या मांगनी थी, वो उल्टा अर्सा को गिल्ट देने लगा कि तेरे बाप को तूने मारा अपनी जान बचाने के लिए। पर तभी एंडर्स ने बीच में आकर जोरान का सर कलम कर दिया। उसने वाइकिंग को बता दिया कि लौंडा जवान हो चुका है। अब इससे पहले ये लोग जश्न मनाते, प्रेडेटर ने सोनिक अटैक कर दिया। एंडर्स दूर गिरा
प्रेडेटर सबके सामने आ गया। अर्सा एंडर्स को देखने चली गई और इसी बीच प्रेडेटर ने सबको मार दिया। अर्सा और एंडर्स के अलावा वाइकिंग क्लेन में कोई नहीं बचा। फिर माँ और बेटे ने प्रेडेटर को मारने की कोशिश की, जिसमें अर्सा का बेटा जख्मी हो गया और अर्सा सीधा लेक में जा गिरी। प्रेडेटर से लड़ते लड़ते वो प्रेडेटर को मारने की प्लानिंग कर रही थी और आखिर में अर्सा की चालाकी और साहस ने प्रेडेटर का शिकार कर लिया। प्रेडेटर अपने ही वेपन से मारा गया। क्या प्रेडेटर बनेगा रे तू? अब एंडर्स की मौत हो चुकी है। अर्सा के पास अब खोने को कुछ नहीं और तभी सीन शिफ्ट होके हमें अर्सा को किसी चैम्बर में दिखाया जाता है। अर्सा के गले में अजीब सा सेंसर देखने को मिला। 841 AD में ऐसे सेंसर का होना नामुमकिन था। फिर अर्सा के गले में सेंसर कहां से आया तो ये आपको जल्दी बताऊंगा। अर्सा के चैम्बर में एक और आदमी था और उसके गले में भी सेम सेंसर लगा हुआ था। और अब हम बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर, जापान 1609। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि प्रेडेटर किसी भी समय और किसी भी टाइमलाइन में ट्रैवल कर सकते हैं। खैर, हमें केंजी और क्योशी दो भाइयों को दिखाया जाता है जो कि वॉरलॉर्ड कामाकामी के बेटे हैं। दोनों भाई एक दूसरे को प्यार करते हैं, पर कामाकामी उन्हें योद्धा बनाना चाहता है। कामाकामी एक दिन दोनों भाइयों को स्वॉर्ड देके एक दूसरे से फाइट करने को कहता है, पर केंजी पीछे हट गया। लेकिन क्योशी को अपने पिता का टाइटल चाहिए था, वॉरलॉर्ड, इसलिए केंजी के चेहरे पे कट देके क्योशी फाइट को जीत गया। ये देख केंजी घर को छोड़ के भाग गया और पूरे 20 साल उसने बाप और भाई की शक्ल तक नहीं देखी। पर 20 साल बाद कामाकामी की मौत हो जाती है। जब केंजी को पता चला तो केंजी अपने वेपन लेके क्योशी पे अटैक करने चला गया। अब थोड़ा सा केंजी के बारे में जान लेते हैं। 20 सालों में केंजी शिनोबी बन चुका है, यानी कि खतरनाक अशासिन। जब कई साल पहले क्योशी और केंजी की फाइट हुई थी तो केंजी ने क्योशी पे इसलिए अटैक नहीं किया क्योंकि वो उसका भाई था और भाई पे अटैक करना कहाँ की मर्दानगी है। पर जब क्योशी ने धोखा दिया तो केंजी ने शिनोबी बन के क्योशी को सबक सिखाने का तय किया कि तेरा भाई तेरे से बड़ा वॉरियर है, वो तो भाई के प्यार की वजह से, मैंने तुझे कुछ नहीं करा। केंजी बहुत ही चालाकी से कैसल में घुसने की कोशिश कर रहा था और दूर से प्रेडेटर उसे देख रहा था, यानी कि प्रेडेटर ने शिकार को चुन लिया। जैसे तैसे कैसल पहुंच के केंजी ने क्योशी को फाइट के लिए चैलेंज किया और क्योशी भी समझ चुका था कि ये मेरा भाई है। क्योशी के चेहरे पे सेम जख्म देके केंजी ने साबित कर दिया कि असली वॉरियर मैं हूं। पर क्योशी को मारने का प्लान केंजी का नहीं था। छोटी सी गलती की वजह से क्योशी कैसल से नीचे गिर गया। अब इससे पहले केंजी कुछ समझ पाता, प्रेडेटर ने उस पर अटैक कर दिया। जैसे तैसे प्रेडेटर से बचते हुए केंजी कैसल से बाहर आ गया। पर तभी अचानक से क्योशी केंजी के सामने आ गया। क्योशी जिंदा कैसे है तो कैसल से सीधा वो नदी में जा गिरा, जिस कारण क्योशी की जान बच गई। पर क्योशी को ये लग रहा था कि केंजी उसे मारने आया था। इसी गलतफहमी के चलते वो केंजी को मारना चाहता है। पर जब केंजी ने इशारों में उसे समझाने की कोशिश की कि आसपास खतरा है तो क्योशी शांत हो गया क्योंकि पीछे से प्रेडेटर आ चुका था। पर दोनों भाइयों ने मिलकर प्रेडेटर का सामना किया और आखिर में प्रेडेटर का सर कलम कर दिया। 20 साल पहले अगर दोनों भाई मिलके रहते तो बात कुछ और होती और कामाकामी ने दोनों भाइयों को प्यार से समझा के अच्छे से ट्रेनिंग दी होती तो दोनों भाई अच्छे वॉरियर बनते। खैर, आखिर में क्योशी की भी मौत हो जाती है और केंजी पहुंचा उसी चैम्बर में जहां अर्सा और एक आदमी था जिसके गले में सेम सेंसर लगा हुआ था, यानी कि एक और कहानी। तो तीसरी कहानी शुरू होती है फ्लोरिडा 1941 से। हमें जॉन टॉरिस नाम के बंदे को दिखाया जाता है। जॉन के पिता कार मैकेनिक हैं और जब उन्हें पता चला कि हमारा बेटा पायलट बनना चाहता है तो वो उसे ये बोल के चले जाते हैं कि सपनों को पूरा करो। समय वर्ल्ड वॉर 2 का था और जॉन अपने प्लेन को रिपेयर कर रहा था। कैप्टन वैंडी जॉन के पैशन को लेके खुश थे कि लड़के में कुछ तो बात है। पर अचानक से तभी रेड अलार्म बजने लगा क्योंकि दुश्मनों ने अटैक कर दिया था। जख्मी पायलट सबको इन्फॉर्म करता है कि हवा में पता नहीं कौन सी चीज है, उसने एक ही झटके में सबको उड़ा दिया। प्लेन में मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट लगा हुआ था जिसे स्टडी करने के लिए जॉन ने उठा लिया। पर यह ऑब्जेक्ट प्रेडेटर का मशीनरी बॉम्ब था। थोड़ी छेड़छाड़ करने की वजह से ऑब्जेक्ट उड़ के प्रेडेटर के पास वापस चला गया। ऑब्जेक्ट को देख जॉन इतना तो समझ गया था कि कैप्टन वैंडी जिस चीज से फाइट कर रहे हैं वो बहुत ही डेंजरस है और इस दुनिया का तो बिल्कुल भी नहीं है। जॉन अपने ऑफिसर को इन्फॉर्म करता है कि जल्दी पायलट्स को इन्फॉर्मेशन भेजो, जिस चीज से वो लड़ने जा रहे हैं वो इंसान तो नहीं है, कुछ और है। पर कोई भी पायलट रडार में नहीं था, इसलिए इन्फॉर्मेशन भेजना इम्पॉसिबल था। आखिर में जॉन डिसाइड करता है कि सबको बचाने वो खुद जाएगा। जॉन वैंडी को समझाने की कोशिश करता है कि दुश्मन कोई और है, ये जर्मन्स नहीं है।
वेंडी को यकीन तब हुआ जब प्रीडेटर की स्पेसशिप सामने से आकर प्लेन्स को उड़ाने लगी। सोल्जर्स के चिथड़े हवा में उड़ रहे थे। प्रीडेटर निगाह स्टाइल में बैठ के सब पे अटैक कर रहा था। जॉन जल्दी समझ आता है कि प्रीडेटर देख नहीं सकता, वो हीट को ऑब्जर्व करके अटैक करता है। ये बात जॉन ने वेंडी को बता के नया प्लान बनाया। जॉन और वेंडी प्लेन को आसमान की ऊंचाइयों में ले जाएंगे, फिर इंजन को ऑफ कर देंगे जिससे प्रीडेटर को देखना मुश्किल हो जाएगा। फिर पीछे से सरप्राइज अटैक कर देंगे। प्रीडेटर भी रेडी था। मशीनरी वेपन कुछ ही देर में लॉन्च होने वाला था। वेंडी समझ गया था कि अगर प्रीडेटर को मारना है तो जॉन को थोड़ा और समय देना होगा। वेंडी बलि का बकरा बन के प्रीडेटर का शिकार बन गया। जॉन के प्लेन का इंजन बंद था जिस कारण प्रीडेटर जॉन को नहीं देख सका। वेंडी को मार के जब प्रीडेटर वापस जा रहा था तो जॉन ने पीछे से अटैक कर दिया। प्लान तो काम कर गया था लेकिन हमला उल्टा पड़ गया क्योंकि प्रीडेटर की स्पेसशिप नेक्स्ट लेवल की थी और जॉन का प्लेन पुराना। लेकिन भैया के पास एक और प्लान था। वो प्रीडेटर को दुश्मनों के इलाके में ले गया जहां एक से बढ़कर एक गोले बारूद थे और ऐसे ही चालाकी से जॉन ने प्रीडेटर की स्पेसशिप को नष्ट कर दिया। ऐसा जॉन को लग रहा था क्योंकि प्रीडेटर फिर से जॉन के पीछे लग गया। अब तक जॉन समझ गया था कि अगर प्रीडेटर को मारना है तो उसे उसी के वेपन से मारना होगा। जब प्रीडेटर ने हार्पून अटैक किया तो जॉन ने ट्रिक करके उसी हार्पून को शिप में क्रैश करवा दिया जिससे शिप और प्रीडेटर मारा गया। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद जॉन अपने फैमिली गैरेज में काम कर रहा था कि तभी प्रीडेटर की शिप आके उसे ले जाती है और खेतों में छोड़ गई निशान। ये निशान आपने बहुत सारी मूवीज और रियल इवेंट्स में देखे होंगे। जब जॉन को होश आया तो गले में वही सेंसर लगा हुआ था। वो अर्सा और केंजी से बात करने की कोशिश कर रहा था पर तीनों को एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं आती तो दोस्ती कैसे होगी। पर केंजी समझ चुका था कि जो भी इंसान प्रीडेटर को मारता है उसे ये लोग यहीं पे ले आते हैं। पर ऐसा क्यों, तो ये आपको जल्दी पता चलेगा। अब तीनों की कहानी सामने है और तीनों एक साथ हैं। कुछ ही देर में तीनों को बैटल ग्राउंड में लाया जाता है। आसपास के माहौल को देख जॉन समझ आता है कि ये लोग धरती पर नहीं हैं। प्रीडेटर्स का किंग वॉरलॉर्ड तीनों को गेम के रूल समझाता है कि तुम तीनों में से जो बचेगा वो मेरे से फाइट करेगा और गले में लगे सेंसर का काम भी बता दिया कि अगर रूल को तोड़ा तो जैसे इसे मारा वैसे ही तुम्हें मार दूंगा। तीनों को आपस में लड़ने के लिए उन्हीं के सेंचुरी के वेपन दिए जाते हैं। केंजी को स्वॉर्ड, अर्सा को हैमर और सबसे ज्यादा नाइंसाफी जॉन के साथ की क्योंकि उसे मिला वो वेपन जिसे लोड होने में 2 जन्म लगते हैं। केंजी और जॉन अर्सा को समझाने की कोशिश करते हैं कि हमें एक साथ मिलके वॉरलॉर्ड को मारना होगा वरना हम तीनों मारे जाएंगे। पर अर्सा को समझाना मुश्किल था क्योंकि एंडर्स के मरने के बाद वो उसकी मौत का बदला वॉरलॉर्ड से लेगी क्योंकि इसी हरामजादे की वजह से एंडर्स की मौत हुई। वॉरलॉर्ड समझ गया था कि मैच को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ग्राउंड में मॉन्स्टर को छोड़ना होगा। मॉन्स्टर आते ही प्रीडेटर को खा गया तो सोचो इन लोगों का क्या करेगा। अर्सा को जॉन में एंडर्स की झलक दिखाई दी, यानी कि अर्सा जॉन को अपना बेटा समझने लगी जिस कारण वो दोनों के साथ मिल गई। पर बहुत ही देर हो चुकी है क्योंकि मॉन्स्टर जॉन को निगल चुका है। जॉन के हाथ प्रीडेटर का गैजेट लग गया जिसे मॉन्स्टर ने थोड़ी देर पहले निगला था। अर्सा और केंजी ने मिलके मॉन्स्टर को तो मार दिया पर जॉन अब भी जिंदा था और ये बात दोनों को नहीं पता। मॉन्स्टर को ग्राउंड से हटा दिया जाता है। अर्सा का प्लान फिर से चेंज हो गया पर इस बार वो केंजी के हाथों मर के अपने बेटे के पास जाना चाहती है लेकिन केंजी ने फाइट करने से मना कर दिया क्योंकि ये उसके असूलों के खिलाफ था। वॉरलॉर्ड ने डिसाइड किया अगर दोनों फाइट नहीं करेंगे तो दोनों एक साथ मरेंगे। पर तभी एक चमत्कार हुआ। जॉन जिंदा था। उसने प्रीडेटर की गैजेट की मदद से दोनों के सेंसर को ऑफ कर दिया जिस कारण दोनों की जान बच गई। अब जॉन का प्लान ये था कि वॉरलॉर्ड के पीछे जो प्लेन है उससे ये लोग वापस घर चले जाएंगे लेकिन अपनी अपनी टाइमलाइन में कैसे पहुंचेंगे तो ये तो बात की बात है। फिलहाल इन्हें यहाँ से भागना होगा। फाइनली तीनों की दोस्ती हो जाती है। केंजी और अर्सा वॉरलॉर्ड से लड़ने लगते हैं। जॉन स्पेसशिप को स्टडी करने लगा कि इसे यहाँ से कैसे निकालूं। अर्सा और केंजी वॉरलॉर्ड को जख्मी कर देते हैं पर ज्यादा देर नहीं टिक पाते और इससे पहले वॉरलॉर्ड दोनों को मारता जॉन ने स्पेसशिप को रेडी कर लिया। अर्सा को बचाने के चक्कर में केंजी का हाथ कट गया और प्रीडेटर ने स्पेसशिप को जकड़ लिया था। तीनों फिर से वहीं फंस जाते। अर्सा ने खुद की कुर्बानी देने का फैसला किया। शिप तो आजाद हो गया लेकिन अर्सा फिर से प्रीडेटर की कैद में फंस गई। केंजी और जॉन भाग चुके थे। उन्हें लगा धरती पर जल्दी पहुंच जाएंगे पर वॉरलॉर्ड ने पीछे कई सारी स्पेसशिप भेज दी, यानी कि ये दोनों तो गए समझो। आखिर में हमें दिखाया जाता है कि अर्सा को स्लीपिंग चैम्बर में छोड़ दिया जाता है और समय आने पर प्रीडेटर
अर्सा की फिर से बैटल देखेंगे और यहीं पर हमें ढेर सारे स्लीपिंग चैम्बर को दिखाया जाता है, जिसमें से एक में नारो थी और बाकियों में दूसरी मूवीज के कैरेक्टर थे जिन्होंने प्रीडेटर का शिकार किया था। और इन सबको आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। तो नारो वाली मूवी आपको चैनल पे मिल जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और रिसेंटली मैंने ढेर सारी मूवीज को एक्सप्लेन किया है जिनकी स्टोरी बहुत ही मजेदार है, उन्हें देखना ना भूलें।